नमस्कार, आप देख रहे हैं देश दिन भर। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी। पोखरियाल बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबर जयपुर से है, जहां पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट का अनशन खत्म हो चुका है। पार्टी विरोधी आरोप लगने के बाद किया अनशन। तो जयपुर के शहीद पार्क स्मारक पर यह अनशन हुआ है। अनशन खत्म होने के बाद सचिन पायलट ने कहा, भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन जारी रहेगा। अनशन को दूर दूर से आए समर्थकों का सपोर्ट मिला है। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन लगातार जारी रहेगा। सचिन पायलट ने ये तमाम बड़ी बातें कही। तो कांग्रेस नेता सचिन पायलट का जो अनशन है वो खत्म हो चुका है। तो पार्टी विरोधी आरोप लगने के बाद किया अनशन। जयपुर के शहीद स्मारक पर यह अनशन। अब खबर राजधानी दिल्ली से, जहां सुकेश की सहयोगी पिंकी ईरानी की जमानत पर मामला। दिल्ली हाईकोर्ट ने पिंकी ईरानी की जमानत याचिका पर नोटिस किया जारी। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को ईओडब्ल्यू को भेजा नोटिस। दिल्ली हाईकोर्ट ने 4 हफ्ते में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। दिल्ली हाईकोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 23 मई को होगी। तो दिल्ली हाईकोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 23 मई को होगी। तो सुकेश की सहयोगी पिंकी ईरानी की जमानत का यह पूरा मामला। यूट्यूबर मनीष कश्यप से जुड़ी बड़ी खबर। मनीष कश्यप के खिलाफ दर्ज मुकदमों को एक साथ जोड़े जाने और जमानत की मांग का मामला। मनीष कश्यप को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु, बिहार और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 21 अप्रैल को होगी। तो मनीष कश्यप को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु, बिहार और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 21 अप्रैल को होगी। यूट्यूबर मनीष कश्यप से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां मनीष कश्यप के खिलाफ दर्ज मुकदमों को एक साथ जोड़े जाने और जमानत की मांग का यह पूरा मामला है। मनीष कश्यप को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 21 अप्रैल को होगी। आम आदमी पार्टी को एक दिन पहले राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने के आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने मीडिया को बताया कि देश में 6 राष्ट्रीय पार्टी है, सभी को इसके लिए हम बधाई देते हैं। ऊपर वाला हमसे कुछ कराना चाहता है, भगवान ने जीरो से मुझे इस जगह तक पहुंचाया है। आज खुशी के अवसर पर मनीष जी और जैन साहिब की याद आ रही है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि देश विरोधी ताकतें आम आदमी पार्टी का विरोध करती हैं। अगर किसी के मन में डर है, अगर किसी के मन में डर है तो आम आदमी पार्टी छोड़ देना। जैसा मैंने कहा, आज 2 किस्म की राजनीति देश के अंदर चल रही है। एक पॉजिटिव राजनीति। आपने देखा होगा, दिल्ली के अंदर हम चुनाव लड़े, हमने कभी किसी को गाली नहीं दी। हमने कभी किसी को गाली नहीं दी। हम हमेशा, मैंने पिछले चुनाव में, दिल्ली के चुनाव में, चुनाव के पहले बोल दिया था कि भाई मैंने 5 साल में काम किए, अगर आपको मेरे काम अच्छे लगे तो मेरे को वोट देना, नहीं तो मेरे को वोट मत देना। काम के नाम पे वोट मांगे हमने। पंजाब में गए, हमने अपनी गारंटियों के नाम पे वोट मांगे। गोवा में गए, गुजरात में गए, अपनी गारंटियों के नाम पे काम पे वोट मांगे। ये पॉजिटिव राजनीति है।
और ये लोग जो गुंडागर्दी करते हैं, मारकाट करते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, गाली गलौज करते हैं, ये नेगेटिव राजनीति है। इस देश को पहली बार हम लोगों ने एक पॉजिटिव राजनीति। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने न्यूज वन इंडिया से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और 2024 के चुनाव में पूरे देश में आम आदमी पार्टी मजबूती के साथ बीजेपी को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए मैदान में उतरेगी। साथ ही उन्होंने आगे क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। निकाय चुनाव को लेकर के किस तरह से आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में शिरकत कर रही है? आम आदमी पार्टी बहुत मजबूती से नगर निकाय का चुनाव लड़ेगी। 763 नगर निकायों में हमने अपने प्रभारी घोषित किए हैं। वार्डों पे हमारी कमेटियां हैं, बूथ पर कमेटियां हैं और हम इस चुनाव को हाउस टैक्स ऑफ, वाटर टैक्स माफ़ के नारे पर लड़ रहे हैं। जो वादा हम करते हैं उसको पूरा करते हैं, हम जुमला नहीं बोलते और मुझे लगता है कि इस चुनाव में जनता का आशीर्वाद हमें मिलेगा। प्रधानमंत्री को लेकर के, डिग्री को लेकर के लगातार इस वक्त चर्चाएं चल रही हैं, उसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, प्रधानमंत्री की डिग्री अगर सही है तो अपनी डिग्री दिखानी चाहिए उनको। अगर मेरठ विश्वविद्यालय से चौधरी साहब ने पढ़ाई की थी, चौधरी चरण सिंह जी ने, तो आज इस विश्वविद्यालय का नाम हो गया स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय। तो यहाँ पर रहने वाला बच्चा बच्चा गौरवान्वित है कि हमारे चौधरी साहब ने पढ़ाई यहाँ से की थी। और गुजरात विश्वविद्यालय प्रधानमंत्री की डिग्री छुपाने के लिए जा रहा है हाईकोर्ट। ऐसा क्या है भाई? चंद्रशेखर जी ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़ाई की, शंकर दयाल शर्मा जी ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़ाई की, तो वो विश्वविद्यालय गौरवान्वित होता है इस बात से। आप अगर कहीं से पढ़ के निकले, पत्रकार बन गए, वैज्ञानिक बन गए, इंजीनियर बन गए, तो आपका कॉलेज, आपका विद्यालय उस बात पे गौरवान्वित होता है। वो डिग्री छुपाने के लिए हाईकोर्ट नहीं जाता। तो प्रधानमंत्री की डिग्री फर्जी है और उसके आधार पर उनकी सदस्यता जा सकती है। उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह से माफियाओं पर कार्रवाई चली, अतीक अहमद को अब दोबारा एक बार यूपी में लाया जा रहा है, उसको लेकर क्या कहना? देखिए, अतीक अहमद पे आप कार्रवाई कर रहे हैं, कीजिए, मैं वो उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन मेरा कहना ये है कि क्या जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लोगों के साथ अपराध है उस पर नियंत्रण हुआ? क्या थानों में आज भी आम आदमी की FIR दर्ज होती है, उनकी बात सुनी जाती है? क्या रिश्वतखोरी बंद हो गई थानों के अंदर? तो ये सारे सवाल हैं जिसको मुख्यमंत्री जी को देखना चाहिए। दिल्ली में आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी से निकाय चुनाव पर हमारी संवाददाता ने खास बातचीत की है। इस दौरान जयंत चौधरी ने कहा कि एक कमेटी बनाई है जो प्रत्याशियों का चयन करेगी। पश्चिम उत्तर प्रदेश सहित पूरे प्रदेश में निश्चित रूप से ये देखा जाएगा कि ऐसे व्यक्ति को टिकट दी जिसकी साफ सुथरी छवि हो। और क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। चुनाव नजदीक है, इसकी प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरएलडी प्रमुख और राज्यसभा सांसद जयंत चौधरी जी हैं। सर, अगर हम आरएलडी की बात करें, किस तरीके की तैयारी है? क्योंकि माना जाता है कि पश्चिमी यूपी में काफ़ी प्रभाव भी आप लोगों का रहने वाला है। जनता तय करेगी। जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया है, दोबारा खड़ा किया है और हम आगे बड़े विश्वास के साथ बढ़ रहे हैं कि और मौके मिलेंगे। हमारे ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवार उतरेंगे मैदान पे, जीत हासिल करेंगे और अच्छा काम करेंगे। सर, निकाय चुनाव नज़दीक है, ऐसे में चुनाव आयोग की ओर से एक फैसला लिया गया है कि जो आरएलडी की स्टेट पार्टी का दर्जा है उसको छीन लिया गया। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, हियरिंग तो काफ़ी समय से चल रही थी, सुनवाई हो रही थी और हमारा पक्ष हमने रखा। जो हमारी टीम प्रतिनिधि गए थे चुनाव आयोग में, यही सवाल उठता है कि इस समय क्यों? क्योंकि जब चुनाव घोषित हो जाए उसके बाद ऐसा फैसला आना जिसका सीधा प्रभाव पड़ेगा जो हमारे उम्मीदवार हैं, जो उनकी प्रक्रिया होगी, जो उनका प्रोसेस होगा, जिस तरह जो नियमावली होगी उनके लिए कि वो नामांकन कैसे भरेंगे, उसमें एक चेंज आ जाता है। तो दूसरे समय पे होता तो वक्त मिल जाता। लेकिन जो उनका जजमेंट आया उसको मैंने पढ़ा है, हमारी लीगल टीम उसको स्क्रूटनाइज कर रही है और कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिनको लेकर एक ग्राउंड बनता है कि आगे जो भी लीगल रिड्रेसल है उसको हम लोग आगे करेंगे। सर, सीटों को लेकर क्या समाजवादी पार्टी से आपकी बातचीत हुई है? बातचीत हुई है, लेकिन समाजवादी ने एक समिति बनाई थी तालमेल बनाने के लिए। वैसे ही हमने एक समिति बनाई, उनकी कई दौर पे बातचीत हुई है और उसके बाद हमने चयन करने के लिए राष्ट्रीय जो हमारे पदाधिकारी हैं उनमें से 3 लोगों की कमेटी बनाई है। तो जो नाम वहाँ से आएंगे फिर आखिरी मोहर वो लोग लगाएंगे। सर, आपकी पार्टी की ओर से बात करें तो चयन करने की प्रक्रिया क्या होगी और खासतौर पे पैमाना क्या होगा? किस आधार पर आप लोग टिकट देने जा रहे हैं आपकी बार?
पैमाना वही होता है जो हर चुनाव में होता है कि आप पहले तो ये देखें कि दल के प्रति कितना समर्पण है, आइडियोलॉजी को, विचारधारा को, जो ये पार्टी के चेहरे बनेंगे, जनता के बीच जाएंगे, किस तरह से उन चीज़ों को जानते हैं, उनका परिचय, जीवन परिचय क्या है, समाज में उनकी स्टैंडिंग क्या है। सब लोग चाहते हैं कि अच्छे स्वच्छ छवि के लोग आगे आएँ। सर एक आखिरी सवाल रहेगा, चूंकि 14 तारीख को आप लोग भी मध्य प्रदेश के महू जा रहे हैं, अखिलेश यादव जी भी आपके साथ रहेंगे, चंद्रशेखर रावण भी रहेंगे, इसको कहीं ना कहीं दलित वोट बैंक से जोड़कर अक्सर देखा जाता है जब भी इस तरीके के कार्यक्रम में कोई जाता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी इस तरीके के कार्यक्रम कर रही है, अलग अलग राज्यों में बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती पर कार्यक्रम तय किए गए हैं। देखिए, हर वर्ग ये चाहता है कि हमारी वोट प्रभावी बने, हमारे लोग ज़्यादा से ज़्यादा चुन के आए और हमारे मुद्दों पे वो काम हो। तो उसी तरह से दलित भी देख रहा है कि देश के राजनीतिक मानचित्र में कौन वो लोग हैं जो हमारे वर्ग को लेकर गंभीर हैं और उसके उत्थान के लिए काम कर सकते हैं, जिन पे विजन है, जिनके पास वो टीम है, ग्राउंड वर्क है। तो इसलिए जो आपने पूछा कि दलित वोट बैंक क्यों चर्चाओं में हैं, क्यों पार्टियां प्रयास कर रही हैं कि उसको साधा जाए, वही कारण है। बाकी 14 तारीख तो सबके लिए मनाने के लिए है, राष्ट्रीय पर्व है। बाबा साहेब एक निर्विवादित चेहरा हैं जिनका इतना बड़ा योगदान राष्ट्र निर्माण में है। तो जब उस पवित्र स्थली पे हम लोग जाएंगे तो आशीर्वाद लेके आएंगे जनता का, कुछ सीख लेके आएंगे। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ आरएलडी प्रमुख और राज्यसभा सांसद जयंत चौधरी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि उस पवित्र स्थली पर जाएंगे तो निश्चित रूप से जनता का आशीर्वाद लेकर आएंगे। राम त्रिपाठी के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। दिल्ली में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। सोनिया ने कहा कि थोपी गई चुप्पी से देश की समस्याओं का हल नहीं होगा। भारत के लोगों ने यह सीख लिया है कि जब स्थिति को समझने की बात आती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हरकतें उनके शब्दों से कहीं अधिक जोर से बोलती हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि विपक्षी नेताओं के भाषणों को संसद की कार्यवाही से हटा दिया जाता है। लोकतंत्र के तीनों स्तंभों को नष्ट करने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली में 1 करोड़ की फिरौती नहीं मिलने पर किडनैपर्स ने 75 साल के कारोबारी की हत्या कर दी। घटना कृष्णानगर इलाके की है, जहां पुलिस को कुलदीप सिंह नाम के व्यक्ति के अपहरण की खबर मिली थी। पुलिस ने मामले की गंभीरता को लेते हुए मामले की जांच शुरू की। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने कुलदीप सिंह के परिजनों के संदेह वाले इलाकों की सीसीटीवी फुटेज खंगालने, जिससे टीम को एक फुटेज में पीड़ित दिखाई पड़ा। फुटेज कृष्णानगर इलाके की थी, जहां पर कुलदीप एक दुकान के अंदर दाखिल होते हुए दिखाई दिया, लेकिन वो वहां से बाहर नहीं निकला। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर हॉस्पिटल की मॉर्चरी में भेज दिया है और आरोपी की तलाश में जुट गई है। अब खबर बिहार से है, जहां पर एजेंडा 2025 को लेकर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री सह सांसद राजीव प्रताप रूडी ने बतौर मुख्य वक्ता शिरकत की है। इस दौरान उन्होंने सवालिया लहजे में कहा कि साधन संसाधन के बावजूद क्यों पिछड़ा है बिहार। रूडी ने कहा कि मेरा बिहार पिछड़ा है तो मैं भी पिछड़ा हूं। आज प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में रफ्तार में भारत बढ़ रहा है, पर क्यों पिछड़ गया बिहार? इन सवालों के जवाब बिहार के सीएम को देने होंगे। गुलाम है और हम राजनेताओं के गुलाम हैं, और वो इसलिए गुलाम है कि बिहार के राजनेता ने हमें गुलाम बना रखा है। गुलामी का निशानी क्या होता है? जो बचाव होता है वो गुलाम होता है, और जो बना करके सामान भेजता है वो राजा होता है। आप बिहार में कहीं भी घूम जाइए, आप सैकड़ों करोड़ किलोमीटर की यात्रा कर लीजिए, एक चक्का बनाने वाला फैक्ट्री नहीं मिलेगा, एक नट बोल्ट बनाने वाला फैक्ट्री नहीं मिलेगा, एक चप्पल बनाने वाला फैक्ट्री नहीं मिलेगा, एक सिंदूर के डिब्बे बनाने वाला फैक्ट्री नहीं मिलेगा, एक कपड़ा बनाने वाला फैक्ट्री नहीं मिलेगा। आपको बिहार में मिलेगा तो बड़ी संख्या में गोदाम, और बिहार गोदाम है जहां पूरे देश के लोग जाके सामान बना के आपको भेजते हैं। खबर बिहार के भागलपुर से है, जहां पर 7वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया, जिसमें शिरकत करने बिहार के महामहिम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर
भागलपुर पहुंचे हैं। दीक्षांत समारोह में 980 छात्रों का शिक्षा उपाधि का प्रमाण पत्र दिया और 12 छात्रों को गोल्ड मेडल दिया गया। वहीं आयोजित दीक्षांत समारोह में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ लेकर आगमन की सुरक्षा को लेकर यहां पुलिस प्रशासन का पुख्ता इंतजाम किया गया था। पटना में बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने सुशील मोदी पर कार्रवाई करने की मांग उठाई है। 2 जगह से वेतन लेने के मामले में सुशील मोदी का नाम लेने पर कार्रवाई की बात करते हुए शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने कहा कि हम शूद्र हैं, इसीलिए मुझे गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। वहीं शिक्षा मंत्री ने शिक्षक नियमावली को कैबिनेट की मंजूरी पर कहा, इससे शिक्षकों को काफी फायदा होने वाला है और आने वाले दिनों में शिक्षक बेहतर मुकाम हासिल करेंगे। वहीं नियोजित शिक्षक को भी परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद इसका लाभ मिलेगा। 3 लाख की बहाली का रास्ता साफ हो गया है। वहीं उन्होंने कहा कि बीजेपी बस आरोप लगाने का काम करती है। मतलब ये बताइए, देश को जलाने से बचाना ये तुष्टीकरण है। देश में नागरिक विशेष को सुरक्षा देना ये तुष्टीकरण है। देश में आतताइयों से, हमलावरों से लोगों को बचाना ये तुष्टीकरण है। मगर नौकरियां गायब है, बेरोजगार तबाह है, सरहद घायल है, किसान 2022 तक न होनी थी आमदनी दुगुनी भाई। ये कुछ नहीं होना है, खाली नफरत के बल जो देश बनाना चाहते हैं वो ठीक बात नहीं है। बिहार को प्रयोग स्थल बनाने का कोई भी प्रयास सफल नहीं होगा। अब ये वो मुकदमा झेलेंगे जो आरोप लगा रहे हैं, वो साबित तो करें भाई। अब ये इस पर स्पष्टीकरण मेरा चला गया है, जो आरोप लगा रहे हैं वो दस्ता सबूत पेश करें, नहीं तो मुकदमा झेलेंगे। माना नहीं कीजिएगा क्या सुशील मोदी को? क्यों नहीं करेंगे? ये चरित्र हनन का प्रयास है। हमको पता है इसके जद में क्या है, इसके जद में क्या सब पता है। मैंने एक शिक्षा मंत्री शूद्र हो गया तो पच नहीं रहा है, सीधी बात है। और ये लड़ाई है, ये लड़ाई चलेगी। और जो लोग चरित्र हनन का प्रयास की। और अब खबर राजस्थान से है। राजस्थान में राजकीय अवकाश के कैलेंडर में एक और छुट्टी जुड़ गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फूले जयंती पर सरकारी छुट्टी घोषित की है। अभी तक फूले जयंती पर ऐच्छिक अवकाश दिया जाता था। साथ ही सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि महात्मा ज्योतिबा फूले के सामाजिक समानता, सुधारवादी आंदोलन और कुप्रथाओं के निर्मूलन के संघर्षों का समाज कृतज्ञ है। आज उनके स्मरण और सम्मान में प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक अवकाश की घोषणा कर महात्मा फूले के पदचिन्हों पर चलने के संकल्प को मजबूती दी है। बिहार के भोजपुर में लोकसभा चुनाव को लेकर स्थानीय नेताओं में होड़ लगी है। आपको बता दें कि जेडीयू के पूर्व सांसद मीना सिंह ने भी जेडीयू का साथ छोड़कर बीजेपी का हाथ थाम लिया है। वहीं आरा में लोकसभा चुनाव को लेकर अलग अलग पार्टियों से नए चेहरे नजर आ रहे हैं। सीतामढ़ी के पुपरी अनुमंडल मुख्यालय की कृष्णा कॉम्प्लेक्स में आयोजित दावते इफ्तार में रोजेदारों का हुजूम पहुंचा। आपको बता दें कि पूर्व सांसद और बीजेपी के सीनियर लीडर सीताराम यादव ने दावते इफ्तार का आयोजन किया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में रोजेदारों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। जिले का यह पहला ऐसा दावते इफ्तार था जिसमें मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भारी संख्या में पहुंचकर दावते इफ्तार की रौनक बढ़ाई। वहीं इफ्तार के बाद रोजेदारों ने मगरिब की नमाज भी अदा की और मुल्क में शांति और अमन की दुआएं भी मांगी। पटना शहर के शास्त्री नगर थाने में भीषण आग में 100 घर जलकर राख हो गए हैं, जिसके बाद से अग्निकांड के पीड़ितों से मुलाकात करने के लिए जनप्रतिनिधि लगातार पहुंच रहे हैं। सांसद रविशंकर प्रसाद, बीजेपी विधायक संजीव चौरसिया और पूर्व सांसद पप्पू यादव भी पहुंचे। बताया जा रहा है कि चिराग पासवान शास्त्री नगर पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की, साथ ही मिलकर हर संभव मदद करने का भरोसा भी दिलाया। मंत्री हैं, सब हैं और किसी को ज़रूरी नहीं लगता कि यहाँ पर आकर देखें। 9800 की मदद कर दी, इन लोगों को लग रहा है कि सब हो गया इन लोगों का।
भगवान ना करे पर अगर इनमें किसी भी माननीय के घर पे कोई ऐसी घटना घटे तो क्या 9800 रुपये में लोग अपना पुनर्वास कर लेंगे? छोटा सा बच्चा जले हुए ग्लास में पानी पी, कुछ नहीं बचा, इन लोगों की पहचान तक नहीं बची इनके पास। और मुख्यमंत्री भाई कितना दूर है इनका महल, एक अनन्य मार्ग, 1 मिनट अगर आ जाए आकर भाई कुछ नहीं भी करेंगे, दिलासा दे के भी चले जाए। ऐसी समय पे एक दिलासा भी बहुत होता है। उम्मीद जगती जगह से उम्मीद टूट रही है इन लोगों की कि हम लोग का कुछ नहीं रहा, कुछ नहीं होगा। और इंसान जब उम्मीद खो देता है ना, उसके बाद जिएगा वो कैसे? और जो लोग सत्ता में हैं, जो सक्षम हैं सब करने का, भाई मैं तो अपनी तरफ से करूँगा ही, पर मैं ना केंद्र सरकार में हूँ ना मैं राज्य सरकार में हूँ। इतना बेबस अपने आप को महसूस कर रहा हूँ आज की तारीख में, पर मुझसे जितना बन पड़ेगा वो तो मैं। मुंबई में बेमौसम बारिश की मार झेल रहे किसानों के नुकसान की भरपाई के लिए राज्य सरकार ने करीब 178 करोड़ रुपए की मदद की है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस किसानों का हालचाल जानने के लिए एक बार फिर मैदान में उतर गए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिंदे ने नासिक जिले का दौरा किया, वहीं उप मुख्यमंत्री फडणवीस अमरावती जिले पहुंच गए। मुख्यमंत्री शिंदे ने समीक्षा बैठक की है, जिसमें उन्होंने प्रभावित किसानों को तत्काल राहत देने का निर्देश दिया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को जान से मारने की धमकी मिली है। महाराष्ट्र पुलिस के कंट्रोल रूम में फोन करके कॉलर ने कहा कि मैं एकनाथ शिंदे को उड़ा दूंगा, और इतना कहकर उसने फोन काट दिया। बताया जा रहा है कि यह कॉल सोमवार देर शाम आई थी। फोन करने वाले ने पुलिस से कहा है कि वह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को उड़ा देगा। फिलहाल पुणे पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। आरोपी मुंबई धरावली में रहता है। पुलिस उससे पूछताछ में जुटी है। आपको बता दें कि धमकी को लेकर आरोपी की पत्नी और परिजनों का कहना है कि वह शराब के नशे में किसी को भी गाली देता है। जब बच्चा घर में होता है, माता पिता उसकी सुरक्षा और आराम का पूरा ध्यान रखते हैं, लेकिन स्कूल जाने के बाद माता पिता निश्चिंत हो जाते हैं और यही सोचते हैं कि अब उनके बच्चे का ध्यान रखना स्कूल मैनेजमेंट और टीचर की जिम्मेदारी है। आपका ऐसा सोचना भी ठीक है, लेकिन क्या स्कूल मैनेजमेंट और टीचर भी ऐसा ही सोचते हैं? क्या वो भी स्कूल में आपके बच्चे की सुरक्षा और आराम का ध्यान रखते हैं? इस बारे में हमारा तो यही कहना है कि माता पिता को स्कूल की सुरक्षा को लेकर सजग होना चाहिए। बच्चे को पूरे तरीके से स्कूल पर भरोसा छोड़ना ठीक नहीं। मैनपुरी में जो हुआ उससे सभी को झकझोर कर रख दिया है। एक छात्र सरकारी स्कूल में पढ़ने तो जाता है, लेकिन प्रशासन की लापरवाही आखिर किस तरीके से उसको मौत के मुंह में ढकेल देती है, आपको रिपोर्ट दिखाएंगे। एक ऐसा दर्द जो शायद पूरे जीवन भर रह सकेगा। एक हंसते खेलते परिवार की खुशियां चंद पल में मातम में बदल गईं जब खबर आई कि गांव के कंपोजिट स्कूल में लगे हैंडपंप में करंट उतर आया और जिसकी चपेट में आकर छात्र अंशु की मौत हो गई। अंशु को क्या पता था कि जिस नल से वो पानी पीने जा रहा है उसमें पानी नहीं, प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आएगी जो उसकी जान के लिए भारी पड़ जाएगी। और ठीक कुछ ऐसा ही हुआ। देखते ही देखते घर के इकलौते चिराग अंशु को प्रशासन की लापरवाही ने कुछ इस कदर अपनी चपेट में लिया कि पूरा हंसता खेलता हुआ परिवार बिखर गया। मैनपुरी में कंपोजिट विद्यालय में 7 वर्षीय छात्र की सरकारी हैंडपंप में प्रवाहित करंट की चपेट में आकर मौत हो गई। सोमवार की सुबह अंशु रोजाना की तरह स्कूल गया था। वह पानी पीने के लिए स्कूल में लगे हैंडपंप पर गया, तभी हैंडपंप में लगे सब सबमर्सिबल में प्रवाहित करंट की चपेट में आकर मासूम की मौत हो गई। हादसे की जानकारी मिलने के बाद रोते बिलखते परिजन विद्यालय पहुंच गए। कुछ ही देर में वहां ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। बताया जा रहा है कि हैंडपंप में सबमर्सिबल लगा हुआ था, तो वहीं छात्र की मौत से भड़के ग्रामीणों ने जमकर हंगामा काटा। लापरवाही का आरोप लगाते हुए शिक्षक की कार को तोड़ डाला। वहीं शिक्षक और 3 महिलाओं को बंधक बना लिया। तहसीलदार, सीओ और पुलिस फोर्स एक साथ मौके पर पहुंचे और मोर्चा संभाला। ये बहुत ही दुखद घटना है। ये 7 वर्षीय बेटा था, अपने माँ बाप के अकेला बेटा था।
शिवराम दिवाकर जी का बेटा है ये। इससे दुखद कोई घटना हो नहीं सकती है। समाजवादी पार्टी पीड़ित परिवार के साथ है। बच्चा आंगनबाड़ी में पढ़ता था यहाँ कनौन आंगनबाड़ी में, तो नल पे समर जो पड़ी हुई है उसका किसी ने केबल खींच दी है, केबल के जोर से करंट आ गया, उससे करंट लग गया। ग्रामीणों ने विद्यालय के प्रधानाध्यापक शिक्षकों पर मनमानी और लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा काटा। इस दौरान शिक्षक ललित कुमार की कार को ग्रामीणों ने तोड़ डाला। ललित कुमार के अलावा स्टाफ की 3 महिलाओं को आक्रोशित ग्रामीणों ने कमरे में बंधक बना लिया। एसपी विनोद कुमार ने कहा कि करंट लगने से छात्र की मौत हुई है। मनोना में सूचना प्राप्त हुई कि हैंडपंप के समरसेबल में एक तार से करंट लगने से छबीराम के पुत्र अंशु की मृत्यु हो गई। इस सूचना पर पुलिस आई और तहरीर मिली है, मुकदमा कायम किया गया है और पंचनामा की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर शिक्षा के मंदिर में प्रशासन की लापरवाही से छात्रों की जान के साथ खिलवाड़ कब तक किया जाएगा? आखिर देश में और ऐसे कितने अंशु होंगे जो प्रशासन की लाचार व्यवस्था का शिकार हो रहे हैं? अपने भविष्य को उजागर करने गए शिक्षा के मंदिर में अंशु का परिवार हमेशा के लिए अंधकार में डूब गया। प्रशासन की लाचार व्यवस्था ने एक हंसते खेलते परिवार को हमेशा के लिए उजाड़ दिया। एक माँ ने तो अपने बेटे को हंसते खिलखिलाते तैयार करके कंधे पर बस्ता टांग कर पढ़ने के लिए स्कूल भेजा था, लेकिन स्कूल की लड़खड़ाई व्यवस्था ने उसी अंशु को पोस्टमार्टम के बाद काली पॉलीथीन में लपेटकर मां को दे दिया। मैनपुरी से न्यूज़ 1 इंडिया के लिए अभिषेक जैन की रिपोर्ट। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।